हेलो दोस्तों, नमस्कार है सभी का। वेलकम एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार दीपक टेक्निकल अड्डा पर। दोस्तों, आज का ये टॉपिक पोल्यूशन के बारे में रहेगा। काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक है आपकी दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए और इम्पोर्टेंट भी है। दोस्तों, इस टॉपिक को हम 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं और ये मेरा आपसे वादा है कि एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस क्लास के माध्यम से जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है वो सब करवाने वाला हूँ। साथ में उनका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पुनः आपका वेलकम है। पूरे जोश और जुनून के साथ में बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, जब भी हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पोल्यूशन को होता हुआ देखते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन हो गया, मृदा पोल्यूशन है और नॉइस पोल्यूशन। तो ये जो विभिन्न प्रकार के पोल्यूशन है, इन सब में अगर इम्पोर्टेंट कुछ है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो है मेरे भाई एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन के बारे में खुल के बात करने वाले हैं। सब कुछ जानेंगे इसके बारे में कि वाहनों के चलने से जो धुआं निकलती है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कैसे वो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, और आपके एग्जाम में है ना इस सिलेबस से, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो किस आधार पर होंगे, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं इस पाई चार्ट को देखूं तो इस पाई चार्ट को देखने के बाद एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन होगा वो एयर के माध्यम से हो रहा है, जो कि 73.8% है। अच्छा, उसके बाद जो पोल्यूशन होगा वो नॉइस के माध्यम से हो रहा है, फिर वाटर के माध्यम से हो रहा है। तो चलिए अब सबसे पहले एमसीक्यूज को ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सभी ड्राइवर भाइयों के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर है। देखो, पेट्रोल इंजन के लिए पहला उत्सर्जक मानदंड किस वर्ष पेश किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मेरे भाई पेट्रोल इंजन की बात करें, जब भी पेट्रोल इंजन की बात होगी और वो भी उत्सर्जन मानदंड के बारे में, तो आंख बंद करके 1991 पर टिक कर देना। ठीक है, किस पे करोगे? 1991 के ऊपर। पेट्रोल इंजन की जो शुरुआत थी, जो उत्सर्जन मानदंड जो पेश हुआ था पेट्रोल इंजन के रिगार्डिंग, वो 1991 में हुआ था। वहीं अगर आप डीजल इंजन की बात करेंगे तो 1992 हो जाएगा। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन 1991 और वहीं डीजल इंजन 1992। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो उत्सर्जन मानदंड है ये है क्या चीज़ है ना। इन दोनों इंजन के बारे में तो हमने बात कर ली कि भाई पेट्रोल इंजन के लिए तो 1991 में हुआ था और डीजल इंजन के लिए 1992 में। अब इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बीएस स्टैंडर्ड क्या होता है ना। भारत सरकार वाहन उत्सर्जित प्रदूषण के लिए मानक तय करती है और इसे हम क्या बोलते हैं? भारत स्टेज या फिर बीएस स्टैंडर्ड कहा जाता है। अच्छा, ये जो बीएस स्टैंडर्ड होता है कौन तय करता है इसको? तो भाई पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय इसको तय करता है, और साथ में जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है, वो इसको तय करता है। इसके अलावा ये ज़रूरी क्यों होता है? तो मेरे भाई वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? भाई ज़रूरी क्यों होता है कि वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बीएस स्टैंडर्ड ज़रूरी है। ठीक है, और इसका मानक कौन तय करता है? भारत सरकार इसका मानक तय करती है। देखो, यहाँ पे एक वर्ड है BSES, है ना। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर भारत स्टेज एमिशंस स्टैंडर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में इसे बोलते हैं भारत स्टेज उत्सर्जन मानक। अब ये चीज़ आपको समझ में आने वाली है कि जो मैं बात कर रहा था कि पेट्रोल इंजन के लिए तो 1991 में और डीजल इंजन के लिए 1992 में। देखो क्या होता है, ये भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक है, जो कि आंतरिक दहन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजनों में, जिनमें सभी मोटर वाहन शामिल है, के द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों की मात्रा का विनियमन करना, है ना। ये किसके अंदर आता है? ये आता है BSES के अंदर। जब वाहन चलेंगे तो वाहनों से निकलने वाले धुआं की जो मात्रा है ना, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। आपने देखा भी होगा दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो डीजल वाहन है ना, जो ज़्यादा पुराने वाहन है, एक लिमिट होती है ना। अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं तो 15 साल से पुराने जो वाहन है वो दिल्ली में अलाउड नहीं है, क्योंकि वातावरण को ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। वहीं अगर मैं डीजल इंजन की बात करूं तो 10 साल से पुराना कोई अगर व्हीकल होगा तो वो अलाउड है ही नहीं दिल्ली के अंदर। ऐसे हर स्टेट में जो एक स्टैंडर्ड है वो अलग अलग होता है।
ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो, भारत में जो पहला उत्सर्जन मानदंड है पेट्रोल इंजन के लिए वो तो 1991 में हुआ था और डीजल वाहनों के लिए 1992 में हुआ था। इसके बाद क्या हुआ कि पेट्रोल वाहनों के लिए उत्प्रेरक परिवर्तक अनिवार्य हो गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्प्रेरक परिवर्तक, ठीक है, इसको मेरे भाई भूलना मत। ये हिंदी में इसको बोलते हैं उत्प्रेरक परिवर्तन, लेकिन वही अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसे बोलेंगे कैटलिक कन्वर्टर। कैटलिक कन्वर्टर का जिक्र मैंने प्रीवियस क्लास में भी किया है ना। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, यहाँ पे कैटलिक कन्वर्टर की बात हो रही है जिसको कि पेट्रोल वाहनों के लिए कंपलसरी कर दिया गया था, है ना। और अगर मैं 1995 की बात करूं तो 1995 तक महानगरों में बिकने वाले सभी कारों के लिए इसको उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो 1995 तक जितने भी वाहन थे, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल हो, सभी के लिए कैटलिक कन्वर्टर का उपयोग कंपलसरी कर दिया गया था, क्योंकि वाहनों में जो धुआं निकलता है उस धुएं को क्लीन करने के लिए हम कैटलिक कन्वर्टर का यूज करते हैं। जितनी भी विषैली धुआं होती है, हानिकारक धुआं होती है, उनसे क्या वायुमंडल प्रदूषित होता है। अगर वहाँ पे कैटलिक कन्वर्टर का यूज करेंगे तो वातावरण इतना प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, जो हानिकारक जो विषैली गैसें होती है वो कम हानिकारक गैसों में कन्वर्ट हो जाती है। किसके माध्यम से? कैटलिक कन्वर्टर के माध्यम से, या फिर मैं बोलूँ उत्प्रेरक परिवर्तक के माध्यम से। दोस्तों, बीएस स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले जो ये प्रकाशित हुआ, जो पेश हुआ था, वो वर्ष 2000 के अंदर, है ना। ये तो मेरे भाई याद ही कर लेना, ये जो क्रम है ना, बीएस फर्स्ट से लेके बीएस प्रथम से लेके और बीएस 6 जो स्टैंडर्ड है ना, इनके सारे क्रम आपको याद होने चाहिए। और मैं इस क्लास में करवाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखिए, वर्ष 2000 में भारत 2000 शीर्षक के तहत बीएस फर्स्ट को यहाँ पे पेश किया गया था 2000 के अंदर, है ना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ये निर्धारित होता है। ये जो स्टैंडर्ड है कहाँ से होता है मेरे भाई? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, जो ये गवर्नमेंट बॉडी है, इसके थ्रू ये निर्धारित होते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा कि वाहनों के आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों को नियंत्रण में रखना। ठीक है, जो भी इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उनके द्वारा जो उत्सर्जित पोल्यूशन होगा, है ना, उसको नियंत्रण में रखना, ये इसका उद्देश्य है। और देखिए, भारत स्टेज 4 BS4 के प्रवर्तन के साथ ये जो मानदंड है ये और अधिक कठोर बना दिए गए थे। जब BS4 लॉन्च हुआ, कब हुआ था BS4 लॉन्च? 2017 के अंदर मेरे भाई। ठीक है, 2017 में BS4 आया था। तो BS4 के आने से जो उत्सर्जन के जो मानदंड थे वो और ज़्यादा अधिक कठोर बना दिए गए थे। बोलो, ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई? आप बोलेंगे सर यस, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, सन 2000 से लेके, देखिए BS फर्स्ट जब आया था, BS फर्स्ट को सबसे पहले पेश किया गया था भारत 2000 शीर्षक के नाम से। बाद में इसको BS प्रथम बोला गया। वहीं अभी वर्तमान में चल रहा है BS 6, जो कि अप्रैल 2020 से लागू हो गया था। ठीक है दोस्तों, ये जो स्लाइड है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये आपको पता ही होना चाहिए। सबसे पहले तो जो यूरो फर्स्ट है, जिसे हम BS फर्स्ट बोल रहे थे, इंडिया 2000 मतलब कि भारत 2000 के नाम से पेश हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था, और ये पूरे भारत में लागू हो गया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अभी वर्तमान में चल रहा है BS 6। ठीक है, अभी यूरो 6 के इंजन वर्तमान में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो तीनों ही डेट आपको याद होनी चाहिए। अप्रैल 2018 में दिल्ली में पेश हुआ, सबसे पहले दिल्ली में लागू हुआ। उसके बाद अप्रैल 2019 में, सही 1 साल के बाद, पूरे NCR में लागू हो गया था। और अप्रैल 2020 में ये पूरे भारत में लागू हो गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ये तीनों ही जो तिथि है, तीनों ही जो सन है मेरे भाई, वो आपको याद होनी चाहिए कि BS 6 जो स्टैंडर्ड है ये अप्रैल 2018 में दिल्ली में लागू हो गया था, ना कि पूरे भारत में, ओनली दिल्ली के अंदर हुआ था। फिर NCR में 2019 में होता है, और वहीं अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो अप्रैल 2020 में ये लागू हो गया था। दोस्तों, जो BS 5 है उसको स्किप कर दिया गया था, वो पेश नहीं हुआ था। उसकी जगह पर सीधे ही BS 6 को ले आए थे 2018 में, है ना। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से
कौन सा BS स्टैंडर्ड नहीं है। अगर 1 से लेके और 5 तक की अगर जिक्र करें तो BS5 उसमें स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्योंकि BS5 को लॉन्च ही नहीं किया, इसको स्किप कर दिया गया था। ठीक है, आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आई। देखिए पूरी आपको याद रहे ना रहे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको टिक करवा रहा हूँ, एक तो इंडिया 2000 है ना, जिससे भारत 2000 शीर्षक के नाम से इस स्टैंडर्ड को पेश किया सन 2000 के अंदर। उसके बाद जो BS सेकंड है ये 2005 में है ना, ये 2005 वाली जो डेट है ना आपको पता होनी चाहिए, जो कि पूरे भारत में लागू हो गया था BS सेकंड। वहीं अगर मैं BS थर्ड की बात करूँ तो उसके सही 5 साल के बाद क्या हो गया था, BS थर्ड लागू हो गया था। देखो 5-5 साल का डिफरेंस है। BS फर्स्ट 2000 में सही, उसके 5 साल के बाद BS सेकंड आ गया था, उसके 5 साल के बाद पूरे भारत में BS थर्ड लागू हो गया था, है ना। और उसके बाद अगर मैं BS4 की बात करूं तो BS4 अप्रैल 2017, मतलब कि इसके सही 7 साल के बाद अप्रैल 2017 में पूरे भारत में लागू हो गया था। और ये तो आपको जो तीनों ही डेट है मेरे भाई वो आपको याद रखनी है। अप्रैल 2018 दिल्ली में, अप्रैल 2019 NCR में और अप्रैल 2020 पूरे भारत में। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी भाइयों के लिए। वाहन के निकास से वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या फिट किया जाता है। देखो वाहन जब चलेगा, वाहन के इंजन से जो जली हुई धुआं है, जली हुई गैसें हैं वो बाहर निकलेगी, है ना, साइलेंसर के माध्यम से। तो वो जो प्रदूषण है ना, उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों में एक उत्प्रेरक होता है ना, जिसे हम बोलते हैं कैटलिक कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर 2 आप देखिए, उत्प्रेरक परिवर्तक, है ना, ये वाहनों में फिट किया जाता है, जो कि 1995 के बाद सभी वाहनों में कंपलसरी हो गया था। तो उत्प्रेरक परिवर्तक एक उपकरण है जो कि फिट किया जाता है वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। चलिए इसके बारे में जानते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए, ये गाड़ी में आगे इंजन लगा हुआ है। इंजन का जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से एक पाइप के जरिए क्या लगा हुआ है, कैटलिक कन्वर्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक परिवर्तक। फिर ये रेजोनेटर पाइप के जरिए इसमें क्या लगा हुआ है, आगे इसमें लगा हुआ है साइलेंसर, जिसे हम बोलते हैं मफलर। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे भाई, मफलर बोलते हैं, है ना। भाई कैटलिक कन्वर्टर तो काम करेगा जो जहरीली गैसें हैं, जो विषैली गैसें, जो हानिकारक गैसें हैं ना, उनको क्लीन करने का। लेकिन मफलर जो काम करेगा, ये इंजन के चलने तो तीखी आवाज़ें निकलती है, ज़्यादा शोरगुल होता है, उस शोर को, उन तीखी आवाज़ों को कम करने का जो काम है ना मेरे भाई, वो कौन करेगा, वो मफलर करेगा। इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, बोलो यस या नो। आप कहोगे सर यस, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत ही अच्छे लेवल से, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था इसलिए बताना ज़रूरी था। आगे मफलर में आगे जो ये पाइप लगी हुई है, इस पाइप को बोलते हैं टेल पाइप। क्या बोलते हैं मेरे भाई, टेल पाइप। इस टेल पाइप के जरिए ही इंजन के जो अंदर जली हुई गैसें हैं वो इंजन से बाहर निकल जाती है वायुमंडल में, है ना। अब इसके बारे में पढ़िए, देखो होता क्या है। उत्प्रेरक परिवर्तक एक वाहन प्रदूषण नियंत्रण उपकरण है। वाहन के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण है, उसका नाम क्या है, उत्प्रेरक परिवर्तक है, जो कि वाहनों में उपयोग होता है। जो उत्प्रेरक द्वारा फिल्टरिंग या अवशोषण करके एक रासायनिक अभिक्रिया से इंजन निकास में मौजूद जो जहरीली गैस, है ना, प्रदूषक होता है, उनको कम जहरीले प्रदूषकों में परिवर्तित करना। बोलो मेरे भाई ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, जब इंजन चलेगा, इंजन के चलने से जो जहरीली गैसें होती है, जो प्रदूषक होते हैं, उनको कम जहरीले प्रदूषकों में परिवर्तित करना ही काम किसका होता है, उत्प्रेरक परिवर्तक का होता है। अच्छा, वो गैसें कौन कौन सी होती है, जैसे जब इंजन चलेगा तो इंजन के चलने जो जहरीली गैसें यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो वो होती है एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये 3 गैसें होती है मेरे भाई, इनको याद कर लेना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। ये 3 जो हानिकारक उत्पाद होते हैं ना, ये इंजन में अंदर से प्रोड्यूस होते हैं जब वाहन चलेगा, जब इंजन वर्क करेगा। उसके बाद आगे फिर कैटलिक कन्वर्टर लगा होता है। कैटलिक कन्वर्टर इन तीनों हानिकारक उत्पादों को, है ना, कन्वर्ट किसमें करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि थोड़ा कम विषैला है, जल वाष्प हो गया, और नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इन तीनों कम हानिकारक उत्पादों में परिवर्तित कर देगा। आई होप को ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, जब भी वाहन चलेगा तो वाहन के चलने से, है ना, कुछ
जो प्रदूषक जो होते हैं, जिसमें पीएम हो गया, पीएम को बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, आपको पता होना चाहिए। एक मेरे भाई हो जाएगा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जिसको हम NOx से व्यक्त करते हैं। एक हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और एक हो जाएगा मेरे भाई हाइड्रोकार्बन, है ना। ये कुछ प्रदूषक होते हैं जो वाहनों के चलने से अंदर से प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, इन सभी को कम विषैले हानिकारक उत्पादों में कन्वर्ट करने के लिए हम कैटलिक कन्वर्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख भी सकते हैं। दोस्तों, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना, ये एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करती है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, या फिर नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। जितने भी प्रकार के पोल्यूशन होते हैं, उन सभी पोल्यूशन को कंट्रोल करने का जो काम है वो अपने भारत में कौन करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी, CPCB इसे शॉर्ट में बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। CPCB का मतलब क्या होता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट को आप विजिट करके, है ना, इनकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है उस एनुअल रिपोर्ट को भी आप देख सकते हो। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाटर पोल्यूशन का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है अभी, है ना, एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, इन सभी के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी वो आप यहाँ से ले सकते हो। चलिए, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे भाई। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक अधिनियम पारित हुआ था। वो कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ये क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन है जो आपके जीके वाले पोर्शन में भी होंगे और आपके जो पोल्यूशन का टॉपिक है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने कई एग्जाम दे रखे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। या तो इसके बारे में पूछेंगे, पर्यावरण के बारे में, या फिर वायु के बारे में पूछ लेंगे, या फिर जल के बारे में। इन तीनों चारों में से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस बार जो आपका एग्जाम ले रही है वो SSC ले रही है, और SSC भी TCS जो एजेंसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के थ्रू आपका एग्जाम होने वाला है। और मैं कोशिश करूंगा जो TCS का क्वेश्चन बैंक है ना वो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा दूं। TCS ने प्रीवियस अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में जो भी जीके में क्वेश्चन बने हैं, मैथ में बने हैं, रीजनिंग में बने हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक है वो सभी मैं आपको प्रोवाइड करता कि आपको अंदाज़ा हो जाए, है ना। आपको अगर अंदाज़ा हो जाएगा कि मैथ का जो लेवल है वो कैसा आने वाला है, क्योंकि TCS जो पेपर बनाती है वो बहुत ही अच्छा पेपर बनाती है। आप उसके पेपर को हल्के में बिल्कुल मत लेना। चलिए, ये दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब हुआ था मेरे भाई? 1974 में लागू हुआ था। वहीं अगर मैं बात करूँ वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के अधिनियम की 1981 में लागू हुआ था। इसके बाद देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 का अधिनियम है, और इसके तहत एक रूल लागू होता है कि नियम बना था, वो था ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और विनियमन के रिगार्डिंग। वो इसे हम बोलते हैं 2000 का नियम, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और विनियमन नियम 2000 हम इसे बोलते हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। शुरुआत आप एक से करो जल से शुरुआत 1974 में होती है, ठीक है। फिर 74 के जस्ट बाद फिर हम 1981 पे आते हैं, वायु के प्रदूषण की रोकथाम करते हैं। फिर हम पूरे पर्यावरण के संरक्षण को देखते हैं 1986 में, और फिर 2000 में हम ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। तो पूरा एक सीक्वेंस आपका बन जाएगा 74 से 81, 81 फिर 86 और 86 से 2000। चलिए आगे मैं बात करता हूँ सोशल मीडिया लिंक के बारे में। दोस्तों, काफ़ी कमेंट आप लोगों के आ रहे थे कि सर हम आपसे बात नहीं कर पा रहे। आपकी जो भी क्वेरीज होती है आप इन सोशल मीडिया लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हो। फेसबुक पेज दीपक टेक्निकल अड्डा के नाम से है ना। इंस्टाग्राम कुमार दीपक ऑफिशियल के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का आप सबको पता ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, दीपक टेक्निकल अड्डा, जहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट है और साथ में जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, PDF है ड्राइविंग रिलेटेड, वो सब मैंने डाली हुई है। तो आप लोग एक बार विजिट करके देख सकते हो, और मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है दोस्त। आगे देखिए,
दोस्तों ये जो मैं बताने वाला हूँ विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ये आपका जो सिलेबस है उसमें जो पोल्यूशन का टॉपिक है उसके रिगार्डिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो 20 नंबर का जो जीके वाला पोर्शन है ना उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे रहेगी देखना, ये करंट अफेयर से रिलेटेड करता हुआ क्वेश्चन होगा कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट एक स्विस संगठन जो कि IQ एयर द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। इसको तैयार करने वाला जो संगठन है ना वो है IQ एयर। 2021 की रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, 117 देशों में 6475 शहरों में ये अध्ययन हुआ था। और जो अध्ययन हुआ था वो था PM 2.5 स्टैंडर्ड, है ना। जो वायु की गुणवत्ता है वो 2.5 जो लेवल है उसको स्टैंडर्ड मानते हुए, ठीक है, इस गुणवत्ता के आंकड़ों पर आधारित ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आंकड़े मेरे भाई पता होना चाहिए आपको। वो आंकड़े क्या हैं देखो, अगर हम सबसे प्रदूषित कैपिटल की बात करें, राजधानी शहर की बात करें, तो नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है, ठीक है। बहुत ही शर्म की बात है हम सब भारतीयों के लिए कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हमारे भारत देश में हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो भी पोल्यूशन होता है हम लोग ही करते हैं, ठीक है। चाहे वो पॉलीथीन का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेकंड पोजीशन की, तो दूसरा जो राजधानी शहर है वो है ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वो दूसरा ऐसा शहर है जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी शहर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर दुनिया के सबसे ज़्यादा 100 शहरों में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा प्रदूषित है 100 शहरों में, तो उसमें 63 जो शहर है ना मेरे भाई वो भारत के हैं। अकेले भारत के 63 शहर है जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। अगर देखो शहरों की बात करें, प्रदूषित शहरों में, तो इन 63 शहरों में जो है सबसे नंबर 1 पे भिवाड़ी, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर पूरे भारत में भिवाड़ी है, जो कि राजस्थान में आता है। इसके बाद जो सेकंड पोजीशन रहेगी वो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की रहेगी। तीसरे नंबर पर फिर दिल्ली शहर आ जाएगा, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का जौनपुर। तो लगातार जो चार ऊपर से जो 4 पोजीशन है ना वो भारत देश ने कायम कर रखी है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सरकार भी लगातार काम कर रही है, लेकिन हमें भी एक अपने आप से वादा करना होगा, कम से कम हम पोल्यूशन करें, चाहे वो एयर का पोल्यूशन है, चाहे वाटर का है, ठीक है, चाहे वो मृदा पोल्यूशन है ना। तो हमें कम से कम करना चाहिए, ताकि ये जो लेवल है जो कि हमने टॉप मतलब कि 4 शहरों में जो जगह बना रखी है वो बिल्कुल नीचे आ जाए। आगे देखिए, सबसे जो प्रदूषित देश है उनकी सूची में भारत 5वें स्थान पर आता है, ठीक है। कौन से स्थान पर है मेरे भाई? 5वें स्थान पर। प्रथम 4 में कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहले तो बांग्लादेश है, फिर चाड जो कि एक अफ्रीकी महाद्वीपीय देश है, एक पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान हो गया, और एक तजाकिस्तान। ये 4 फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश की अगर हम बात करें तो उनमें आते हैं। और जो भारत की जो सिचुएशन है वो 5वें नंबर की है, कि भारत 5वां ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। अब देखो, दो चीज़ें याद करने वाली है। देशों की बात तो हमने कर ली, भारत 5वें नंबर पर है। कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पर नई दिल्ली नंबर 1 पे हो जाएगा। शहरों की बात करेंगे तो भिवाड़ी नंबर 1 पे हो जाएगा। नई दिल्ली कैपिटल में, शहरों में भिवाड़ी, और देश में हम 5वें स्थान पर है। ये डाटा मेरे भाई आपको याद होना ही होना चाहिए। इसके अलावा देखो तो भाई WHO के अनुसार जो गाइडलाइन थी सितंबर 2021 में जो लागू हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो वायु गुणवत्ता है ना वो कितनी होनी चाहिए? वो PM 2.5 सांद्रता स्तर से 0.5, 0 से मतलब 0 से 5 तक ग्राम क्यूबिक पर मीटर के बीच में होनी चाहिए। क्या? वायु की गुणवत्ता होनी चाहिए, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है, एक गाइडलाइन जो कि WHO ने सितंबर 2021 में लागू की थी। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि MPPSC AE सिविल इंजीनियरिंग 2021 में पूछा गया था। दोस्तों, द्वितीयक वायु प्रदूषक का एक उदाहरण हमें ये बताना है कि इनमें से जो द्वितीयक मतलब सेकेंडरी जो एयर पोल्यूशन है वो किसके माध्यम से होता है ना। जो द्वितीयक वायु प्रदूषक है वो कौन सा है? अगर मैं प्राथमिक की बात करूं तो इसमें से कार्बनिक यौगिक प्राथमिक हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्राथमिक यौगिक है वायु प्रदूषक का, और हैलोजन यौगिक भी प्राथमिक वायु प्रदूषक में आता है। लेकिन जो ओजोन O3 है ना, ये कैसा है मेरे भाई? ये हो जाएगा द्वितीयक वायु प्रदूषक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए प्राथमिक कौन कौन से हैं और द्वितीयक कौन कौन से हैं। तो चलिए,
देखो, प्राथमिक वायु प्रदूषक के अंदर से अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो कौन कौन से हैं, वो ये 7 है। आप इनको बार बार याद करेंगे, लिख कर याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला कौन सा है, SO2, फिर कौन सा है, CO और CO2, NO और NO2, फिर है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, निलंबित कणिका पदार्थ SPM शॉर्ट में इसे बोलते हैं, रेडियोधर्मी यौगिक और हैलोजन यौगिक। ये 7 ऐसे वायु प्रदूषक है जो कि प्राइमरी वायु प्रदूषक है। ठीक है, आपका एग्जाम आपसे पूछेगा प्राथमिक और द्वितीयक के बारे में, तो प्राथमिक में तो ये 7 हो जाएंगे। वहीं अगर द्वितीयक की हम बात करें दोस्तों, तो द्वितीयक में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसे हम बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फोटोकेमिकल स्मोक हो गया, ओजोन O3 हो गया एंड पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया। तो ये 5 ऐसे एलिमेंट है जो वायु प्रदूषक है, जो द्वितीयक वायु प्रदूषक की कैटेगरी में आते हैं। चलिए, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि JK JEE सेकेंड शिफ्ट 2021 में पूछा गया था, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 49541968 के अनुसार जो औद्योगिक क्षेत्र है उनके लिए स्वीकार्य बाह्य ध्वनि का स्तर क्या है ना। ये नॉइस पोल्यूशन से पूछा गया क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें औद्योगिक क्षेत्र की, तो औद्योगिक क्षेत्रों में जो स्वीकार्य बाह्य ध्वनि का स्तर होता है ना, वो मेरे भाई 50 से 60 डेसिबल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कितना होता है, 50 से 60 डेसिबल का जो ध्वनि का स्तर है वो आप रख सकते हो। अगर इससे ऊपर लेवल जा रहा है तो वो वायु प्रदूषण की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र है उनके लिए स्वीकार्य जो बाह्य ध्वनि का स्तर है वो 50 से 60 डेसिबल। अच्छा, ध्वनि को मापने की जो मात्रता है, जो सूचक है, वो किस में होता है, डेसिबल में होता है। ठीक है, ध्वनि को हमेशा डेसिबल में मापा जाता है। इसके बारे में और जानकारी आप देखिए कि जो ध्वनि का स्तर है, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है उसके अकॉर्डिंग अगर ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में क्या है, 25 से 35 डेसिबल के बीच होना चाहिए। उपनगर में 30 से 40 होना चाहिए। वहीं अगर हम आवासीय शहरी की बात करेंगे तो 35 से 45 होना चाहिए। और शहरी आवासीय और व्यापार की बात करेंगे तो 40 से 50, और प्रॉपर शहर की बात करेंगे तो 45 से 55, जो कि ध्वनि का स्तर है 45 से 50 डेसिबल के बीच में होना चाहिए। वहीं अगर अभी जो क्वेश्चन हमारा था औद्योगिक क्षेत्र, तो उसके लिए 50 से 60 ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा देखिए, अगर रेडियो और टीवी स्टूडियो की बात करते हैं तो 25 से 35 होना चाहिए, है ना। संगीत कक्षा की बात करें तो 30 से 35 होना चाहिए। ऐसे ही ये जितने भी जो वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकता है, चाहे वो रेस्टोरेंट के बारे में बात करे, किसी अपार्टमेंट होटल या घर के बारे में बात करे, किसी अस्पताल के बारे में आपसे पूछ ले। तो ये जो ध्वनि का स्तर है ना, ये बस थोड़ा सा एक बार देख लेना, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो मेरे दोस्त गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है, और इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो SSC ले रही है, तो कोई भी लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना है। कंपटीशन चाहे ज़्यादा रहे चाहे कम रहे, तैयारी हमारी उस लेवल की होनी चाहिए कि चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, सीधा उसकी खोपड़ी में छेद आप कर पाओ, है ना। उस लेवल की तैयारी मैं करवाना चाहता हूँ, और आपको भी उसी लेवल की तैयारी करनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। CNG में मुख्य रूप से कौन सी गैस उपस्थित होती है। यहाँ पे CNG की बात हुई है। CNG को आप जानते हैं, CNG की जो फुल फॉर्म होती है कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। CNG में N का मतलब होता है नेचुरल। ठीक है मेरे भाई, तो CNG की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इस गैस के अंदर कौन सी गैस उपस्थित होती है उसका जिक्र यहाँ पे हुआ है। तो गोबर तो यहाँ पे कोई लिंक है ही नहीं, है तो गलत हो जाए। कोयले से भी कोई संबंध यहाँ पे नहीं बनता। डाईहाइड्रोजन और मीथेन, तो मीथेन यहाँ पर ज़्यादा सही है ना। मीथेन को यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग, मीथेन आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑटोमोबाइल ईंधन में उच्च सल्फर कंटेंट का क्या प्रयोग है। जो ईंधन होता है ना, ईंधन के अंदर जो उच्च सल्फर कंटेंट, ठीक है, ईंधन में क्या होता है, सल्फर कंटेंट की मात्रा होती है, तो उस सल्फर कंटेंट का क्या प्रभाव पड़ता है ऑटोमोबाइल में। अगर आप ऑप्शन ए को देखते हैं कि ईंधन में उच्च सल्फर कंटेंट वाहन के संचालन को आसान बनाता है, तो ये तो नहीं होगा भाई, गलत हो जाएगा। ईंधन में उच्च सल्फर कंटेंट ऑटोमोबाइल इंजन के क्षरण का कारण बनती है। सल्फर के होने से क्षरण मतलब कि
इंजन के अंदर होता है ना। तो ईंधन में उच्च सल्फर कंटेंट ऑटोमोबाइल इंजन के क्षरण का कारण बनती है। ये यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, देखो क्या होता है। ईंधन में सल्फर का प्रभाव है, क्या होगा भाई, ईंधन में सल्फर सूक्ष्म कणों के उत्सर्जन में योगदान देता है। ठीक है, जो ईंधन होगा, ईंधन में जो सल्फर है ना वो सूक्ष्म कणों के उत्सर्जन में योगदान देता है, सबसे पहली बात तो ये है। और जो उच्च सल्फर कंटेंट है वो ऑटोमोबाइल इंजन के क्षरण और घिसाव का कारण बनती है। ठीक है, इंजन में क्षरण और घिसाव कारण क्या बनेगा, उच्च सल्फर कंटेंट। घिसाव से मेरे भाई आपको याद होना चाहिए कि इंजन में सिलेंडर होता है और सिलेंडर के अंदर क्या चलता है, पिस्टन चलता है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलते हैं और पिस्टन बहुत स्पीड में चलते हैं और स्पीड में चलने से क्या घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो उससे बचाव के लिए भाई आपका पूरा सिलेंडर बेकार ना हो तो इसलिए अंदर रिंग स्लीव लगाए जाते हैं। क्या होता है, रिंग स्लीव, है ना। तो उस घर्षण से बचाव के लिए रिंग स्लीव लगाए जाते हैं ताकि जब भी 2 साल 5 साल 10 साल में जब भी आपके इंजन में, है ना, अगर घर्षण की वजह से अगर रिंग खराब हो जाए तो पूरा सिलेंडर आपको चेंज ना करना पड़े, आप रिंग स्लीव को निकाल के दूसरी नई रिंग स्लीव डाल दो ताकि आपका इंजन एकदम फिर पहले जैसा हो जाए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा सल्फर कंटेंट का मैंने आपको बता ही दिया कि इंजन में क्षरण और घिसाव कारण क्या होता है, उच्च सल्फर कंटेंट की मात्रा का होना। देखो, दहन के बाद डीजल ईंधन से सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। दहन प्रक्रिया कहाँ पे होती है, कंबसन चैम्बर में होती है। कहाँ पे होती है मेरे भाई दहन प्रक्रिया, कंबसन चैम्बर में होती है। कंबसन चैम्बर कहाँ पे होता है, सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर क्या लगा होता है, सिलेंडर हेड लगा होता है। सिलेंडर हेड और सिलेंडर के बीच में क्या लगी होती है, गैस्केट लगी होती है ताकि जो भी रिसाव है, चाहे वो एयर का रिसाव है चाहे वो तेल का रिसाव है, ठीक है, उन सभी रिसाव को रोकने के लिए क्या लगी होती है, गैस्केट लगी होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है जो कि इंजन की धातु की सतहों पर संक्षारक लेपन का कारण बनता है। ठीक है, अब देखो BS6 की अगर हम बात करें तो BS6 में जो ईंधन होगा ना उसमें जो सल्फर कंटेंट की मात्रा है ना, वो वर्तमान BS4 स्तर से 5 गुना कम कर देगा। अभी जो वर्तमान में BS6 स्टैंडर्ड चल रहा है, इसका महत्व क्या है कि ईंधन के अंदर जो सल्फर कंटेंट की मात्रा है जो एज कंपैरिजन ऑफ BS4 का को जो लेवल है ना उस लेवल से 5 गुना कम कर देगा। मान के चलो अगर BS4 में 50 ppm सल्फर की मात्रा है, उसके मुकाबले जो BS6 होगा वो 10 ppm सल्फर का ही उसमें यूज होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होगा, एक तो इंजन में जो है ना क्षरण और जो घिसाव है वो कम हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने वर्तमान में BS6 स्टैंडर्ड को फॉलो किया है ताकि इंजन की जो एफिशिएंसी है ना वो एफिशिएंसी बढ़ जाए और जो इंजन की लाइफ है लाइफ ज़्यादा हो जाए। भाई जब क्षरण और घिसाव कम होगा तो इंजन ज़्यादा चलेगा, है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए वर्तमान में एक तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कि जब वाहन चले तो जो उसमें ईंधन यूज हो रहा है वो ज़्यादा मात्रा में ईंधन यूज़ हो, ठीक है, और कम पोल्यूशन हो। भाई जब ज़्यादा मात्रा में ईंधन यूज होगा तो पोल्यूशन कम निकलेगा। ठीक है, तो उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छे ईंधन को जो लेवल है उसकी मात्रा को यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो BS6 जो स्टैंडर्ड है उसको पूरे भारत में अप्रैल 2020 से लागू कर दिया गया है ना। तो इसका मेन रीज़न यही था, इंजन की लाइफ बढ़े, उसकी एफिशिएंसी बढ़े और उसकी माइलेज बढ़े। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन, है ना। सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन सिस्टम किस तरह के वाहनों में लगाई जाती है। यहाँ पर कैटेलिटिक रिडक्शन की बात हो रही है। क्या इससे एक चीज़ आपको माइंड में क्लिक हो रही है, कैटेलिटिक कन्वर्टर, आप बोलोगे सर यस, है ना। तो ये वही चीज़ है। यहाँ पर इसका टाइप देखो, सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन। ये जो सिस्टम है ना ये हमेशा डीजल वाहनों में लगाई जाती है। कौन से वाहनों मेरे भाई, डीजल वाहनों में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम देखते हैं। SCR की फुल फॉर्म क्या होती है, सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन सिस्टम, जिसका प्रयोग डीजल वाहनों पर हानिकारक जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए स्थापित एक प्रणाली है ना। इसके बारे में और क्या चीज़ें हैं, यह एक उन्नत सक्रिय उत्सर्जन नियंत्रक प्रौद्योगिकी प्रणाली है। ठीक बात है भाई। नाइट्रोजन ऑक्साइड के टेल पाइप उत्सर्जन को लगभग शून्य स्तर तक कम कर देता है ना। जो भी हानिकारक नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है उसके स्तर को लगभग शून्य कर देगा। कौन कर देगा, ये सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन
सिस्टम। इसका उपयोग नई पीढ़ी के डीजल से चलने वाले वाहनों और उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, जो भी नई पीढ़ी के डीजल चलने वाले वाहन और उपकरण हैं उसमें इस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है देखो, 90% तक नाइट्रस जो ऑक्साइड है ना उसके उत्सर्जन को कम कर देगा, 50 से 90% HC और CO के उत्सर्जन को कम कर देगा, और 30 से 50% ठीक है PM जो उत्सर्जन है उसको कम कर देगा। ये होगी इसकी विशेषता। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए, CNG के साथ में किसको मिलाकर HCNG का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो आप इसमें तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का मतलब कि आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। CNG के साथ में HCNG की यहाँ पे बात हो रही है, क्या H का जिक्र किसी ऑप्शन में हुआ है? आप बोलोगे सर हीलियम भी H से होता है ना, होलियम भी H से होता है, लेकिन सबसे उपयुक्त जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करके ना आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। तो CNG के साथ में हाइड्रोजन को मिलाकर हाइड्रोजन CNG का उत्पादन किया जाता है। देखो HCNG का उत्पादन CNG के साथ में हाइड्रोजन के मिश्रण से होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका उपयोग गैसोलीन, डीजल ईंधन और प्रोपेन या LPG के साथ मतलब उसके स्थान पर किया जा सकता है। इसके दहन से कम अवांछनीय गैसें उत्पन्न होती है। अगर हम हाइड्रोजन CNG का उपयोग करते हैं और इसके उपयोग करने से क्या होगा कि जब इसका दहन होगा तो कम हानिकारक गैसें निकलेगी, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए फायदे वाली बात है। हमारा वो जो वायुमंडल है वो कम प्रदूषित होगा। उच्च भार अनुप्रयोगों और भारी शुल्क वाले वाहनों के लिए एक आदर्श ईंधन के रूप में काम करता है। कौन करेगा? हाइड्रोजन CNG। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने CNG इंजनों में HCNG हाइड्रोजन का मतलब 18% मिश्रण के उपयोग की अनुमति दी थी। पारंपरिक CNG की तुलना में HCNG का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को 70% तक कम कर देता है। इसके अलावा ईंधन में 5% तक की बचत भी कर सकता है। ये लाइन मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे लगा लो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मार्क कर लो कि HCNG के उपयोग के मतलब HCNG के उत्सर्जन से क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन CNG का उपयोग जब आप करेंगे किसी भी वाहन में तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना उसका उत्सर्जन 70% कम हो जाएगा। एक तो पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि ईंधन में 5% तक की बचत होगी। जब भी आपका वाहन चलेगा तो उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। 5% तक की जो बचत है ना वो इंजन करेगा, अच्छी माइलेज देगा। ठीक है, ये तो मेरे भाई बात होगी HCNG के बारे में। इसके अलावा देखो कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। HCNG का पता ही आपको हाइड्रोजन कंप्रेस नेचुरल गैस हो गई। अगर मैं ABS की बात करूँ तो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, वहीं अगर मैं PUC की बात करूँ तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल होता है। अगर RPM का देखें तो रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। अगर RTO की देखें तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस या रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। और SUV क्या होता है? स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे जो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आप कुछ नया सीख रहे होंगे। चलिए आगे हम क्वेश्चन की बात करेंगे। डीजल और पेट्रोल के उपयोग को दिल्ली में DTC बसों में CNG द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। क्योंकि देखो डीजल और पेट्रोल के उपयोग को दिल्ली में DTC बसों में CNG में कन्वर्ट कर दिया। मतलब डीजल और पेट्रोल का उपयोग ना करके उसको CNG में प्रतिस्थापित कर दिया। इसका रीज़न क्या है? डीजल और पेट्रोल का उच्च कैलोरी मूल्य है, या फिर डीजल और पेट्रोल संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, या CNG एक स्वच्छ और गैर प्रदूषणकारी ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। CNG के उपयोग से प्रदूषण बहुत कम होता है, ना कि बराबर होता है। इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के अंदर जो DTC बसें थी उन सब में डीजल और पेट्रोल का उपयोग ना करके उसको कन्वर्ट किस में कर दिया? उसको CNG व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया, ताकि पोल्यूशन कम से कम हो और वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर C मेरे दोस्त यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आप देखिए,
यह एक ईंधन है जिसका उपयोग डीजल ईंधन, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी और गैसोलीन के स्थान पर किया जाता है। सीएनजी क्या है? एक ईंधन है मेरे भाई। डीजल, अगर कोई व्हीकल है, डीजल, पेट्रोलियम या एलपीजी या गैसोलीन जो भी व्हीकल है उनके स्थान पर हम सीएनजी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो फुल फॉर्म है संपीड़न प्राकृतिक गैस होती है। इसके दहन से क्या होगा कि अन्य दहन की तुलना में कम अवांछनीय गैसें उत्पन्न होगी, जिससे वायुमंडल दूषित नहीं होगा। अन्य ईंधन की तुलना में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कम खतरा पैदा करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह हवा की तुलना में वजन में हल्की होती है और रिलीज होने पर जल्दी फैल जाती है। सीएनजी जो प्राकृतिक गैस है को संपीड़न करने से बना है, जो कि मुख्य रूप से मीथेन CH4 होता है। सीएनजी का जो मुख्य घटक है ना वो मीथेन CH4 है। अभी क्वेश्चन में पूछा भी गया था सीएनजी के बारे में, तो इसका जो मुख्य घटक है वो मीथेन CH4 हो जाएगा। अन्य हाइड्रोकार्बन ईंधन की तुलना में इसका तो रखरखाव और लागत वो काफ़ी कम होती है। सीएनजी वाहनों को गैसोलीन वाहनों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है। भाई गैसोलीन वाहन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेट्रोल इंजन को, ठीक है। पेट्रोल एलपीजी जो इंजन होते हैं उनको गैसोलीन वाहन बोलते हैं। उनकी तुलना में जो सीएनजी वाहन है वो ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। दोस्तों सीएनजी का अगर मुख्य घटक की मैं बात करूं तो इन मुख्य घटक में मीथेन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। मीथेन के अलावा देखिए सर्वाधिक जो मात्रा होती है सीएनजी में वो मीथेन की होती है, 84.5% मीथेन होता है। इसके अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन ये इसके मुख्य घटक है। अगर किसी क्वेश्चन में मीथेन ना दिया हो तो मीथेन के स्थान पर ये घटक भी आ सकते हैं, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। उत्प्रेरक परिवर्तक। दोस्तों क्या कह रहा है? उत्प्रेरक परिवर्तक वाहन के किस भाग में लगाया जाता है? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, इतनी बार मैं बता चुका हूं, अब तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो उत्प्रेरक परिवर्तक हमेशा मोटर वाहन के एग्जॉस्ट भाग में, एग्जॉस्ट क्या होता है? जहां से जली हुई गैसें बाहर निकलती है, तो एग्जॉस्ट जो भाग होता है वहां पे उत्प्रेरक परिवर्तक लगा होता है, मतलब कि कैटलिक कन्वर्टर वहां पे लगा होता है। इस पिक्चर में आप देखो यहाँ पर इंजन बना हुआ है, ठीक है। इंजन का जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है ताकि जली हुई गैसें यहाँ से बाहर निकले। इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से ही पाइप के जरिए क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर कैटलिक कन्वर्टर। अच्छा, कैटलिक कन्वर्टर के जस्ट बाद यहाँ पर मफलर लगा हुआ है, ठीक है, जो इंजन से आने वाली तीखी आवाज़ों को कम करता है। उसके बाद एग्जॉस्ट पाइप है, और इसके बाद जो ये आगे वाला जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं टेल पाइप। ये जो पाइप लगी होती है क्या बोलते हैं इसको? टेल पाइप। और फिर यहाँ से इस पाइप के जरिए जो भी जली हुई गैसें हैं वायुमंडल में बाहर निकल जाती है। इसकी डेफिनेशन को एक बार आप देख लीजिए क्या होती है कि यह एक निकास उत्सर्जन नियंत्रक उपकरण है जो एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया उत्प्रेरित करके एक आंतरिक दहन इंजन से निकास गैस में विषाक्त गैसों और प्रदूषकों कम विषैले प्रदूषकों में परिवर्तित करता है। सिंपल सी बात है भाई, जो भी हानिकारक और विषैली गैसें होगी ना उन सभी को कम हानिकारक गैसों में परिवर्तित करना ये कैटलिक कन्वर्टर का काम होता है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कारण से ऑटोमोबाइल में सीएनजी का उपयोग पेट्रोल से बेहतर होता है? सीएनजी सस्ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सीएनजी कम प्रदूषणकारी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और सीएनजी में मिलावट नहीं हो सकती, ये और भी अच्छी बात है। देखिए तीनों ही ऑप्शन है ना बिल्कुल ठीक यहाँ पे हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि भाई ये सभी कारण है जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल में सीएनजी का उपयोग पेट्रोल से बेहतर है। चलिए टेल पर प्रतिबंध लगाने से पहले, टेल पर प्रतिबंध लगाने से पहले ऑटोमोबाइल के निकास में कौन सा तत्व था? ठीक है, टेल पर प्रतिबंध लगाने से पहले ऑटोमोबाइल के निकास में कौन सा तत्व था ये हमें यहाँ पर बताना है। क्रोमियम था, लेड था, कैल्शियम था या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो मेरे दोस्त यहाँ पे लेड आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि टेल पर जो प्रतिबंध लगाया उससे पहले ऑटोमोबाइल में लेड नामक जो तत्व था वो मौजूद था। ठीक है, इसके बारे में देखिए जो कंप्लीट जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला वो टेल के बारे में पता होना चाहिए। टेल क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे भाई टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? टेट्रा एथिल लेड। इंजन के नॉकिंग की समस्या को हल करने के लिए, है ना, टेट्रा एथिल लेड एक एंटी अभिकर्मक का उपयोग इंजन में किया गया था। अब देखो नॉकिंग की समस्या क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए।
है ना। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, इंजन में नॉकिंग क्या होती है। कभी कभी दहन प्रक्रिया के दौरान इंजन से अनावश्यक आवाज़ें आने लगती है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस पर भी प्रभाव पड़ता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे नॉकिंग या डिटोनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, नॉकिंग या फिर डिटोनेशन कहते हैं, है ना। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन देखो, पेट्रोल के सबसे अच्छे एंटी नॉकिंग अभिकर्मक कौन कौन से हैं। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा एथिल नाइट्रेट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक तो हो जाएगा एथिल नाइट्रेट, दूसरा हो जाएगा आइसोमाइल नाइट्रेट और एसीटेन पेरोक्साइड। ये क्या है, पेट्रोल के सबसे अच्छे एंटी नॉकिंग अभिकर्मक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्या इथेनॉल एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। देखो, इथेनॉल एक एंटी नॉक एजेंट के रूप में कार्य करता है तथा गैसोलीन की ऑक्टेन सामग्री को बढ़ाता है। कई राज्यों ने गैसोलीन में 10% मात्रा के अनुसार योजक के रूप में इथेनॉल का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों एक ही क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप कवर हुए। आई होप कि दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और अब ये टॉपिक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे हम इसमें कंप्लीट लगभग 1 या 2 क्लास अभी और हो जाएगी। 1 या 2 क्लास में इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे और जितने भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे के सारे मैं करवा दूंगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर बने रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।